हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेपोलियन कोड ऑफ 1804, मतलब 1804 का नेपोलियन कोड क्या था। बट उससे पहले आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी ही फेमस फ्रांस के एम्परर थे और फेमस होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़े मिलिट्री जनरल भी थे और इन्होंने फ्रांस की आर्मी को एडमिनिस्ट्रेट किया था। अभी भी जब बात होती है हिस्ट्री के बहुत सारे मेजर मिलिट्री जनरल्स के बारे में तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम हमेशा लिया जाता है। अब हुआ क्या कि जिस टाइम पे ये एम्परर बने या जिस टाइम पे ये फ्रांस के किंग बने उस टाइम पे फ्रांस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वहाँ इकोनॉमिकली भी डिसबैलेंस चल रहा था और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी उस टाइम पे बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की 1804 से 1815 के बीच की, तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इससे पहले के भी अगर हम सिनेरियोज देखें फ्रांस में तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका थोड़ा सा वीक रहा है, मिलिट्री पावर भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस समय पे इसने यूएसए से या अमेरिका से बहुत सारे लोन्स ले रखे थे जिसको रीपे कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और जिसके लिए सफ़र कर रही थी वहाँ की आम जनता। तो हुआ क्या कि 1804 में जो मिलिट्री जनरल थे वो खुद क्या बन गए, एम्परर बन गए और उनका नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट जो स्कीम लेके आए या जो एक कोड लेके आए उसे हम क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड ऑफ 1804, या इसका कहीं पे नाम मिलता है सिविल कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। तो आइए सिविल कोड या नेपोलियन कोड 1804 की कुछ मेन या मुख्य बातें क्या थी। तो पहला देखिए क्या है, रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब पहले क्या था, फ्रांस में बहुत सारे प्रिविलेजेस मतलब फ़ायदे दिए जाते थे बेस्ड ऑन बर्थ। जैसा कि मोनार्की में होता है, अगर राजा का बेटा है तो वही राजा बनेगा और बहुत सारे प्रिविलेजेस उसे हैं। अगर कोई प्रीस्ट है तो उसका बेटा ही प्रीस्ट बनेगा और उसको बहुत सारी लैंड डोनेट कर दी जाएगी, या बहुत कई तरह के प्रिविलेजेस थे। तो उन्होंने बर्थ के बेस पे जितने भी प्रिविलेजेस थे उन सब को हटा दिया। तो ये एक अच्छा काम हम कह सकते हैं उनका। सेकेंड क्या था, स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉस। इक्वालिटी बिफोर लॉ इंडिया में भी फॉलो होता है। दैट मीन्स लॉ के सामने हर एक इंसान इक्वल है, चाहे वो राजा हो, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो कि एक आम जनता को मिलेगी सेम क्राइम करने पे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि इन्होंने इम्पोज किया था। थर्ड क्या है, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले क्या था, वहाँ के लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। वहाँ पे ना क्या होता था कि डोनेट कर दी जाती थी बहुत सारी लैंड प्रीस्ट को, है ना, और जो भी लैंड थी वो किंग के अंडर में आती थी या वहाँ के एम्परर के अंडर में आती थी। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी बट उसको सिक्योर कर दिया। तो ये भी एक अच्छा काम किया उन्होंने, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब आप अपने पैसे से कमाई हुई किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो और उसको अपने पास सिक्योर रख सकते हो। उसके बाद क्या था, फ्यूडल सिस्टम इन्होंने अबॉलिश किया था। अबॉलिश किया यानी कि इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। तो पहले उस समय पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं था। यही एक रीज़न है कि वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इकोनॉमी के लिए किसी भी कंट्रीज़ में फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ का होना ज़रूरी है और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में हमेशा बहुत सारी चीज़ें या रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने होते हैं और अगर आप फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हो किसी भी चीज़ को तो वापस उसको भेजना होता है अपनी जो भी ऑडियंस है या कंज्यूमर्स हैं उन तक। तो इन्होंने क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों को ही इम्प्रूव कर दिया था, जिससे वहाँ की फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ अच्छे से वर्क कर पाए और साथ ही साथ वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी और बेटर हो पाए। ठीक है, उसके बाद क्या किया था उन्होंने, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम का यहाँ पर मतलब है गुलामी। तो जितने भी गुलाम थे उन सबको उन्होंने क्या कर दिया था, फ्री। पहले ये होता था कि लोगों को परचेस या खरीद लिया जाता था, अपने घर पे लोग गुलाम रखते थे और उससे जिस तरह के काम चाहे वो सारे काम करवा लेते थे, जो कि एक काफ़ी बुरा सिस्टम था। तो उन्होंने सारे पीजेंट्स को फ्री कर दिया था सर्फडम यानी कि गुलामी या दास्ता से। ठीक है, उसके बाद न्यू वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम वॉज इम्पोज्ड।
फ्रांस में उस समय क्या था कि वेट और मेजरमेंट का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। फुट स्पैन, हैंड स्पैन मतलब आप जानते हैं, जैसे ये मैं बोल दूँ कि यहाँ से यहाँ तक अपना पूरा एक हैंड स्पैन है, पर क्या ये हैंड स्पैन सबका सेम होता है? नहीं। तो इस वजह से क्या होता था कि वहाँ की ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो उन्होंने स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट के सिस्टम लेके आए थे। तो ये सारे काम हैं जो उन्होंने आते ही किए थे 1804 में। उनका टेन्योर था 1804 से 1815 के बीच का। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा नेपोलियन कोड ऑफ 1804 क्या है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।